Hello friends, again welcome back to Chanakya Group of Economics. तो फ्रेंड यूजीसी नेट की जो टेंटेटिव डेट्स हैं जुलाई 2022 के लिए वो पब्लिश हो चुकी हैं। तो जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम है वो आपका 11th और 12th जुलाई तक हो सकता है, लेकिन जल्द ही एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जुलाई में ही आप मान के ये चलिए, अगर आप पोस्टपोन नहीं होती तो जुलाई में ही एग्जाम संभव है। ठीक है, 11 और 12th डेट्स को। तो अभी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है आपकी वो चेक कर लेते हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो जितनी भी तैयारी है उसमें आप लोग, जो ये सेशन है 40 मिनट तक ये सेशन चलने वाला है। ठीक है, 30 टू 40 मिनट के बीच में। तो 25 एमसीक्यूज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चन न्यू भी हैं और कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा लॉजिकल भी हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरे जो सिलेबस है आपका माइक्रो के सिलेबस से 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, लाइव चैट ऑन है। ठीक है, प्रीमियर है, लाइव चैट ऑन है, तो इसमें आप कमेंट का ऑप्शन भी, आपको लाइव कमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और डिटेल में अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और साथ में एक मॉक टेस्ट में फ्री भी दिया हुआ है। अगर एक बार मॉक टेस्ट जो फ्री वाला है उसको अटेम्प्ट कर लेना, अगर बेनिफिशियल लगा तो परचेज कर लेना, अदरवाइज रहने देना। चलिए आगे चलते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रो की ड्यूओपोली की थ्योरी से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज दीज थ्योरीज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको पता होगा जो ड्यूअल पॉली की थ्योरीज हैं, 5 मेन थ्योरीज हैं, और सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी हम कौन मानते हैं, कौन सी मानते हैं, कुरनोट्स की। ठीक है, तो ऑप्शन में सब में 4 है। तो अंडरस्टूड है, एग्जामिनर जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो इजी लेवल के नहीं है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया कुर्नो का मॉडल नंबर 1, और उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो मॉडल है आपका, वो है आपका बार्टेन मॉडल। ठीक है, तो और बार्टेन मॉडल सेकंड ओल्डेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है थर्ड, एजवर्थ मॉडल, और उसके बाद आता है चैम्बरलेन, और चैम्बरलेन के बाद स्टेकलबर्ड। ठीक है, तो ओल्डेस्ट मॉडल कुर्नो, कुर्नो के बाद बार्टेन, दैट इज 1, एंड देन उसके बाद आ गया सेकंड, देन उसके बाद आ गया थर्ड चैम्बरलेन, और उसके बाद आ गया फिफ्थ। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब थोड़ा सा आगे इसमें और डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें डिटेल में हम लोग कि कौन सा जो ड्यूओपोली मॉडल है वो किसको फॉलो करता है। ठीक है, सो सबसे पहले जब हम ये 5 थ्योरी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ऊपर ऊपर से बन जाएगा कि जो कुर्नो का मॉडल है वो किसको वेरिएबल जो यूज करता है वो आउटपुट यूज करता है। ठीक है, आउटपुट ड्राइवल फॉर्म्स कांस्टेंट रखता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बार्टेंड है, इनका टाइमिंग पीरियड भी दिया हुआ है। और उसके बाद बार्टेंड जो प्राइस को वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज करता है, और प्राइस रिमेनिंग जो प्राइस ऑफ रिलेटेड फॉर्म्स है वो कांस्टेंट रहता है। सो दैट इज 1883। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो है आपका 1897। ठीक है, एजवर्थ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है चैम्बरलिन, और 1933। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रहेंगे नहीं आपको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। और लास्ट में आ गया स्टेकलबर्ग मॉडल। ठीक है, 1934, और ये भी आउटपुट लेता है एज अ वेरिएबल। ठीक है, अदर फ्रॉम आउटपुट कांस्टेंट रखता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कुर्नो का एक्सटेंडेड मॉडल कौन सा है, तो एक्सटेंडेड मॉडल अगर हम बात करें तो स्टेकलबर्ग ही है, क्योंकि ये भी आउटपुट को ही कांस्टेंट मानता है, जो रिलेटिव फॉर्म्स का है, या फिर जो नेक्स्ट फॉर्म या फिर जो दूसरी फॉर्म है वो अपना आउटपुट कांस्टेंट रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कुर्नो मॉडल ऑफ डिओपोली ईच डिओपोलिस्ट विल प्रोड्यूस्ड। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी कुर्नो मॉडल से ही लिया गया है। सो कुर्नो के मॉडल में ईच जो डिओपोलिस्ट है या ईच फर्म है या ईच प्रोड्यूसर है कितना प्रोड्यूस कर पाता है, तो हाफ ऑफ द आउटपुट, 1/4 ऑफ द आउटपुट, 1/6 ऑफ द आउटपुट, या 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। अगर कुर्नो की डिओपोली मॉडल पढ़ा है तो इसमें आपने जरूर पढ़ा होगा ईच डिओपोलिस्ट कितना प्रोड्यूस करता है, और अगर वो दोनों ही मिलकर प्रोड्यूस करते हैं तो कितना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा या फिर सॉल्व भी किया होगा। ठीक, चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इसमें राइट आंसर है, ईच डिओपोली प्रोड्यूस करता है 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। सो अगर ज्वाइंटली वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर ज्वाइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल आउटपुट हो जाता है 2/3। और अगर ईच प्रोड्यूसर की बात करें जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ईच प्रोड्यूसर 1/3। चलिए, तो और भी इसमें जो डिटेल में थ्योरी है, इस पे वीडियोस भी बनाए गए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं।
और इसमें जो 2/3 आउटपुट है वो एक प्रॉफिटेबल या मोस्ट प्रॉफिटेबल माना जाता है, ठीक है, आउटपुट। और इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, कुर्नोव डिओपोली इज n/n+1, ठीक है। ये अगर 10 फर्म्स है, सपोज करिए 10 फर्म्स है मार्केट में, तो कुर्नोव का जो डिओपोली हो जाएगा कितना हो जाएगा, दैट इज 10/11, ठीक। और अगर हम ईच प्रोड्यूसर की बात करें तो ईच प्रोड्यूसर का जो शेयर होगा 1/11, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें याद कर लेना, ईच प्रोड्यूसर और टोटल, ठीक है। सो इफ थ्री प्रोड्यूसर्स, टोटल आउटपुट हो जाएगा 3/3+1 मतलब 3/4, और ईच प्रोड्यूसर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका जो भी रहे, फिर फॉर्मूला याद रखना। चलिए चलिए, क्वेश्चन वो भी आप भी सॉल्व कर लीजिए। इफ देयर आर 6 प्रोड्यूसर्स, अगर 6 प्रोड्यूसर्स है तो फिर क्या हो जाएगा, जो बहुत आउटपुट का शेयर है वो कितना होगा, और इंडिविजुअल आउटपुट का शेयर कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, रिसेंटली जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो कंज्यूमर बिहेवियर से कुछ थ्योरीज हैं, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बताना है। तो आपको पता है जो लॉ ऑफ डिमांड है सबसे पुरानी थ्योरी मानी जाती है इकोनॉमिक्स की, तो लॉ ऑफ डिमांड सबसे पुरानी है। तो जिसमें भी बी पहले है ना, उसको आप क्लिक करो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ओल्डेस्ट थ्योरीज में से एक है, आंसर इसमें से अपना हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर हम बात करें तो जॉर्ज किंग ने सबसे पहली बार डिस्कस किया था, जॉर्ज किंग ने, ठीक है। और एक रफली डेट मानी जाती है 1648 टू 1712। और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेटेड, पहले बताया किसने था, चार्ल्स डेवेनेंट ने बताया था। और उसके बाद जो यूज किया था जॉर्ज किंग ने, ठीक है। जॉर्ज किंग ने यूज किया था, मेनली जो नेम आता है ना इसमें, जॉर्ज किंग का ही आता है इनिशियल फेज पे। और फिर उसके बाद जो डायग्रामेटिक, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया 1890 में, सबको पता है दैट इज एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। और अब कई बार कॉन्सेप्ट भी आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड गिवन बाय, तो वहीं पे नाम भी आता है एल्फ्रेड मार्शल का ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे पुराने भी अगर बात करें तो जॉर्ज किंग राइट आंसर बनेगा। चलिए, तो रफली अगर हम माने तो 1648 रफली डेट, ठीक है। 1640 या 17th सेंचुरी जो है उसको मान लेते हैं। फिर उसके बाद आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसकी डेट गॉसेन का जो ये लॉ है, और इसमें 1854 तक हम लोग रफली डेट मान लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, ठीक है। 1854 एक रफली डेट मान के चलते हैं। और उसके बाद है आपका, ठीक है, रिवील्ड प्रेफरेंस, दैट इज इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है ये सबसे पहले एजवर्थ ने डिस्कस किया था 1881 में। और फिर उसके बाद हमें सबको पता है हिक्स और एलन ने इसको यूज किया, ठीक है, अपनी जो इंडिफरेंस कर्व है उसको, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी या फिर ऑर्डिनल जो इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, जो हिक्स और एलन ने दी थी समथिंग 1933 34 या 39 के नियर अबाउट, ठीक। और उसके बाद जो लास्ट में बनेगा आपका रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन की 1938, ठीक है। तो सीक्वेंस आपका क्या रहेगा, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, फिर उसके बाद 1881, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और उसके बाद रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। सो इसका हो गया 1938, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड बी, एंड देन उसके बाद ए, एंड देन उसके बाद डी, एंड देन सी। तो जो फोर्थ इसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी चारों मार्केट कंडीशंस हैं, ये चारों ही मार्केट कंडीशंस की जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और जो फर्म्स की नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, वो भी कर लेना। तो परफेक्ट कंपटीशन सबको पता है, होमोजेनियस गुड्स होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। सो दैट इज 3। उसके बाद मोनोपोली, मोनोपोली में सिंगल सेलर है, क्लोज सब्सटीट्यूट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट, तो दैट इज फोर्थ वन। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, सो दैट इज मैनी रियल और परसीव्ड डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट, ठीक। और उसके बाद आ गया नेक्स्ट ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली जितने फर्म्स होते हैं इंटरडिपेंडेंस होते हैं एंड लिटिल और
नो डिफरेंस इन प्रोडक्ट, या तो थोड़ा सा प्रोडक्ट है डिफरेंस है या फिर नहीं है, क्योंकि दो टाइप की ओलिगोपोली होती है, एक होमोजीनियस और एक डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। चलिए, तो इसका हो गया सेकंड। तो सीक्वेंस 3 4 1 2, सो दैट इज 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ एन estimated Cobb Douglas production function is Q is equal to 10 K, और जो कैपिटल का कोएफिशिएंट बता रहा है 0.2 और लेबर का कोएफिशिएंट 0.7, तो व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल डज दिस प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट्स। तो ये इस टाइप का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या बताता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दैट इज बीटा और ये अल्फा। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हम रिटर्न्स करते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, तो तीन रिटर्न्स हमने आती हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। वो डिपेंड किस पे करता है, दो वेरिएबल्स पे, अल्फा पे प्लस बीटा पे। तो अगर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू, ठीक है, अगर एक से ज्यादा होती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाता है, और अगर एक से कम होती है तो डिमिनिशिंग हो जाता है, और अगर इक्वल टू 1 होता है तो कांस्टेंट हो जाता है। तो अब इसको प्लस करिए, 0.2 प्लस 0.7 कितना है, 0.9, तो लेस देन 1 है। तो जब ये लेस देन 1 होंगे तो हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, तो जिसका भी आंसर डिक्रीजिंग रिटर्न था बिल्कुल करेक्ट था। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न है, और अगर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 देन डिक्रीजिंग रिटर्न, और अगर मोर देन 1 देन इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। इफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देन प्राइस इफेक्ट विल बी। क्वेश्चन आराम से समझिएगा, बहुत इजी है। कह रहे इफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो सबसे पहले प्राइस इफेक्ट देखना है। कह रहे प्राइस इफेक्ट क्या होगा। तो प्राइस इफेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन हाँ डिटेल में एनालिसिस हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें, अब ये पूछ रहा है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन, जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है ये ग्रेटर है देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा, तो प्राइस इफेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्राइस इफेक्ट क्या होगा, करेक्ट, नेगेटिव ही होगा। चलिए आगे इसको और एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो प्राइस इफेक्ट दोनों चीजों से बनता है। तो अगर मान के चलते हैं इनकम इफेक्ट -5 है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट +3 है, क्योंकि पूछ रहा है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, -5 इनकम इफेक्ट एंड +3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर हम इसको प्लस भी करेंगे दोनों को तो माइनस में ही इसकी वैल्यू आएगी, तो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व उसको इजिली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज वेयर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या शो करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। देखो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आपने किया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो डायग्राम यहां बनाओगे तो इजी लगेगा आपको बहुत। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, अगर फास्ट चल रहा है नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने देखा होगा जो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आउटपुट पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता है, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, इस स्टेज से, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, और उसके बाद जहाँ ये टॉप हाईएस्ट है वहां पे ये वाला स्टेज खत्म। ठीक है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है पॉइंट इन्फ्लेक्शन में क्या होता है। तो नंबर 1, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट एट डिक्रीजिंग रेट, बिल्कुल गलत है। टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट एट डिक्रीजिंग रेट एट डिमिनिशिंग रेट, गलत है। टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहां से इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट हो रहा है, बट इस पॉइंट से क्या होता है, इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे टेबल से समझते हैं, यहां से भी समझ आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये वाला पॉइंट है। ठीक है, जहां पे एमपी क्या है, मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम यहाँ पे,
ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, पहले 2 की रेट से, फिर 3 की रेट से, फिर 4 की रेट से। अब यहाँ से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है 9, 12, 14, 15, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। किस रेट से? पहले 3 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 1 का, तो डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। ठीक है, सो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो फोर्थ ऑप्शन जो था बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। So which economist is not related with constant elasticity of substitution, CES production function? दो जो क्वेश्चंस है ना, इनको हमेशा हम लोग मेन प्रायोरिटी देते हैं। एक कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं और एक सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब कर लीजिए, मान के ये चलिए 100% इसका रिकॉर्ड है कि आता ही है क्वेश्चन, चाहे कॉब डॉगलस से आए चाहे वो सीईएस से आए। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में से पूछने के लिए ज्यादा नहीं है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से पूछेगा या फिर कॉब डॉगलस या सीएस प्रोडक्शन फंक्शन से पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। चलिए, तो इनमें से कौन सा सीएस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, एरो बिल्कुल है, मिनहाज है, चैनरी है, विक्सेल जो न्यू क्लासिकल है ये जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो डी है हमारा वो करेक्ट है। चलिए और भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इस मॉडल को हम लोग स्मैक मॉडल बोलते हैं। स्मैक मतलब 4 इकोनॉमिस्ट ने मिलकर दिया है, स्मैक भी इसको हम बोलते हैं। सो दैट इज एरो, चैनरी, मिनहाज एंड सोलो ने। ठीक है, इन्होंने, तो एरो, चैनरी, मिनहाज एंड सोलो। ठीक है, 4 इकोनॉमिस्ट, तो इन्हीं के नाम से शॉर्ट फॉर्म में इसको हम स्मैक भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो इन सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, इफ वैल्यू ऑफ बीटा जो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर होता है इज जीरो, अगर सब्स्टिट्यूशन जो आपका पैरामीटर है बीटा की वैल्यू जीरो है, देन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इजी है, सिर्फ एक बार कर लोगे तो ये याद हो जाएगा मात्र। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला पता है तो आंसर आपका इजिली फाइंड आउट हो गया होगा और आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी आता है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे निकालने का? तो 1/1 प्लस बीटा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका 1/1 प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू जीरो है, तो 1 प्लस जीरो, तो ये हो गया 1 प्लस 1। तो 1 जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी का 1/1 प्लस बीटा। चलिए, तो यहाँ पे ये तीनों ही पैरामीटर को समझ लेना, क्योंकि एक दो एमसीक्यू इससे रिलेटेड कुछ और भी अभी आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन डायग्राम विच सेगमेंट शो सप्लाई कर्व ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो इसमें से कौन सी जो लाइन है या फिर कौन सी कर्व है जो सप्लाई कर्व को शो कर रही है प्रोड्यूसर की? ठीक है, नंबर 1 है ए टू बी। ए टू बी मतलब ए टू बी, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ए टू बी। नेक्स्ट वन इज ए टू डी, ए टू डी, ये पूरी लाइन सप्लाई कर्व है। नेक्स्ट है बी टू सी, बी टू सी ये बीच वाली सप्लाई कर्व है, या फिर बी टू डी, यहां से लेके यहां तक बी टू डी सप्लाई कर्व है। तो इसमें से कौन सी सप्लाई कर्व है प्रोड्यूसर की? ठीक, चलिए, तो जहां भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है वहां से शुरू होके जो यहाँ से ऊपर की तरफ मार्जिनल कॉस्ट है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये वाली कर्व जहाँ पे एमसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ है इसी को हम बोलते हैं एमसी को, सप्लाई कर्व ऑफ प्रोड्यूसर। सो सप्लाई कर्व द राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट जो एमसी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी टू डी करेक्ट है। चलिए आगे, अगेन सीएस प्रोडक्शन फंक्शन से ही क्वेश्चन है। सीएस प्रोडक्शन फंक्शन को जितने भी बुक्स है ना, अलग अलग बुक्स में इक्वेशन अलग अलग दी हुई है। हाँ, जो पैरामीटर्स है उन सब पैरामीटर्स का मतलब सेम है। ठीक है, किसी ने अल्फा से डिनोट किया हुआ है, किसी ने बीटा से डिनोट किया हुआ है, किसी ने लैम्डा से डिनोट किया हुआ है, तो अलग अलग तरीके से डिनोट किया हुआ है।
ठीक, तो नंबर वन यहाँ पे लैम्डा का साइन है, तो ये क्या शो करता है, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए या फिर जो जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है वो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो हिंदी राइटर्स बुक्स है उसमें आप लोग कैसे देखोगे, ये इक्वेशन ऐसे लिखी होगी। ठीक है, एच एल आहूजा बुक है या फिर कोई इंडियन ऑथर की बुक है, ये स्टेटस ये आपको जो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन है इस टाइप का दिखेगा, और अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग टाइप का दिखेगा। तो जो सबसे पहले ये है इनिशियल, जिसको हमने अपनी बुक में या अपने नोट्स में ए लिखा हुआ था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंट पैरामीटर। ठीक है, तो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक बार थोड़ा सा बताइए कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी किया है तो हो सकता है आपने यही वाला किया हो। ठीक, तो जो शुरू में है दैट इज लेमडा, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंट पैरामीटर, और उसके बाद नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, हम इसको वैसे बेसिकली दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, लेकिन इन्होंने दूसरे साइन से डिनोट किया हुआ है, और इसको डिनोट किया है हमने बीटा से। ठीक है, और इधर म्यू, तो जो अल्फा डिनोट करता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, और जो बीटा डिनोट करता है वो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, और जो म्यू है वो हो गया आपका रिटर्न टू स्केल पैरामीटर। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ, उसके बाद वन, उसके बाद टू, एंड देन थ्री। तो वन जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर हैं, ये मेनली तीन पैरामीटर, जो ए शो करता है एफिशिएंट पैरामीटर, और इसकी वैल्यू देख लीजिए, कई बार ये भी आ जाएगा, ए इज ऑलवेज मोर देन जीरो। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है अल्फा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मोर देन जीरो, लेस देन वन। और सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू बीटा मोर देन वन। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कॉबवेब थ्योरी। तो कॉबवेब थ्योरी की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन, ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि डाइवर्जेंट पाथ, कन्वर्जेंट पाथ ये, और जो मिड वाला है जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर रहती है, वो उसको तो आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है और जो एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन है, एक में स्टेबल और एक में अनस्टेबल, वो इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहे हैं कॉबवेब थ्योरी का अजम्पशन नहीं है। नंबर वन, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है प्राइस इज कंप्लीटली अ फंक्शन ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड सप्लाई, मतलब कह रहे हैं जो सप्लाई है आज की, जो आज का प्राइस है वो डिपेंड करेगा कि प्रीवियस ईयर में सप्लाई क्या थी। ठीक है, सो प्राइस इज कंप्लीटली अ फंक्शन ऑफ द प्रीसीडिंग सप्लाई कर्व। और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि जो आज का सप्लाई है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा प्रीवियस ईयर के प्राइस पे। ठीक है, तो सप्लाई साइड में लैग्ड है, सप्लाई आज का डिपेंड करेगा प्रीवियस में, प्रीवियस पीरियड में प्राइस क्या था। अगर प्राइस ज्यादा था तो सप्लाई भी ज्यादा होगा, और ये लॉ अभी मार्केट में वर्क भी करता है। ठीक, प्राइस अगर लास्ट प्रीवियस पीरियड में बहुत ज्यादा था तो प्रोड्यूसर को एक इंसेंटिव मिलेगा और नेक्स्ट में वो जरूर प्रोड्यूस करेगा। अगर प्राइस कम था तो अभी वो प्रोड्यूस कम करेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। द कमोडिटी कंसर्न इज पेरिशेबल, पेरिशेबल गुड्स से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, ये भी करेक्ट है। तो बचा क्या हमारे पास, डिमांड इज लैग्ड फंक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइस। तो जो डिमांड है, डिमांड साइड कोई लैग नहीं है। ठीक है, डिमांड आज का, आज के प्राइस पे ही डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही है, मतलब इसका जंक्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अगेन लॉ वेरियल प्रोपोर्शन से है। द लॉ वेरियल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, एमपी राइज, एपी फॉल्स, एमपी जीरो, एंड बोथ एमपी एंड एपी राइज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज में एमपी और एपी दोनों क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब हमारा आंसर यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, बोथ एमपी एंड एपी राइज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन कॉस्ट कर्व एनालिसिस से क्वेश्चन है। अ फर्म हैज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है आपका 1000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 1000, और यूनिट्स कितनी बेच रहा है, 5 यूनिट ऑफ आउटपुट्स। ठीक, और उसके बाद मतलब सोल्ड कितने आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a firm has variable cost of Rs 1000 at 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। 5 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट 1000। तो कॉस्ट का एनालिसिस से ये क्वेश्चन है, इफ फिक्स कॉस्ट आर 400 और फिक्स कॉस्ट 400 है, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो सबसे पहले कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट, तो जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट दो चीजों से बना है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इज 1000 और फिक्स कॉस्ट इज 400, और उसके बाद जो टोटल हमारा कॉस्ट हो गया वो हो गया 1400, एंड फिर उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट मीन्स एवरेज कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। सो उसके बाद टोटल कॉस्ट हमारा आ गया 1400 और नेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस आ गया 5। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज 1400 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सो दैट इज 2, उसके बाद 4 और ये रिमेनिंग बचा आपका 40, दैट इज कितनी बार जाता है, 8 टाइम, तो 40 और 0 बचा 280, तो 280 यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट, सो दैट इज 280। चलिए, तो सॉल्व यहाँ पे आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेगा जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, तो क्योंकि आज सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 है, एट शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट में कौन सी इसमें पॉसिबिलिटीज है शट डाउन पॉइंट में। ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जो शट डाउन पॉइंट है, तो तीनों केसेस में शट डाउन पॉइंट बन सकता है, तो जहां पे आपका प्राइस जो है अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, वहां आपका शट डाउन पॉइंट। अगर इससे नीचे प्रोड्यूस करेगा, अगर इससे नीचे प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, तो आप क्या है, आपका इससे नीचे प्राइस हो ही नहीं सकता, इससे नीचे प्राइस जाएगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा और रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू नहीं होने वाला, तो मतलब लॉस तो कोई बियर करेगा नहीं। तो शट डाउन पॉइंट के बाद अगर प्रोड्यूस करेगा भी तो प्राइस कहाँ आ जाएगा, नीचे, और कॉस्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, लॉसेस बियर होगा। तो यहाँ पे शट डाउन है जहां पे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट टोटल रेवेन्यू अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तब भी शट डाउन पॉइंट है, और अगर टोटल रेवेन्यू इससे नीचे चला जाएगा फिर लॉस लॉस आ जाएगा, और टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर टोटल लॉस जो है फिक्स कॉस्ट के बराबर भी है, टोटल फिक्स कॉस्ट के, तब भी शट डाउन पॉइंट है। वहां शट डाउन एक टेम्परेरी इशू है। ठीक है, टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए शट डाउन, परमानेंट नहीं है, एक टेम्परेरी कंडीशन है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा वो, उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो तीनों ही कंडीशन यहाँ करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, आपने लर्नर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर किया होगा, लर्नर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, तो डिफरेंस किसके बीच का है वो। ठीक है, तो माइंड में स्टक कर गया होगा आपके, राइट आंसर। तो डिफरेंस किसके बीच का है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस, लर्नर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, सो मार्जिनल कॉस्ट एंड द प्राइस के बीच का डिफरेंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, a seller under monopoly sell quantity at higher price in domestic and charge lower price in the other market, that is an example of। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखा होगा आपने, थ्री अलग अलग जो डिग्रीज ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, जहाँ घर का मार्केट है, वहां तो प्राइस आप हायर रख रहे हो, लेकिन जो फॉरेन का बाजार है, फॉरेन मार्केट है, या फिर जो दूसरी बाजार है, उसमें आप लोग क्या कर रहे हो, प्राइस सस्ता कर रहे हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आता है, तो ये आता है थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, डिफरेंट मार्केट में, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो चलता भी है एज अ डंपिंग के रूप में भी काम करता है ये। चलिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन द शॉर्ट रन अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फेस। ठीक है, तो इसमें से शॉर्ट रन में फर्म ऑलवेज अर्न प्रॉफिट्स, इनकर लॉसेस, अर्न ऑन नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, या मे अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड इनकर लॉसेस।
ठीक है, तो लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो भी हो सकता है। तो शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तीनों ही चीजें पॉसिबल है शॉर्ट रन में, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में, लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन शॉर्ट रन में तीनों ही पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द मार्केट फॉर हैंड टूल्स सच एज हैमर्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स इज डोमिनेटेड बाय ड्रेपर स्टैनले एंड क्राफ्टपर्सन। तो यहाँ पर हैमर्स और स्क्रू ड्राइवर्स की मार्केट है, जिन्होंने दो जो बिजनेसमैन है या फिर दो फर्म्स हैं वो डोमिनेट कर रखा है मार्केट को। तो दिस मार्केट इज द बेस्ट एसोसिएट या बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इस मार्केट को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं बेसिकली, दैट इज मोनोपोलिस्टिकली तो है नहीं। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मोनोपोली है नहीं, उसमें सिंगल सेलर्स होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव भी नहीं है। तो हमारे पास ओलिगोपोली मार्केट है, फ्यू नंबर ऑफ लार्ज सेलर्स, ठीक। तो ओलिगोपोली इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, इफ एन इंडस्ट्री कंप्राइज्ड ऑफ 5 फर्म्स and their market share are 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, then the Herfindahl index for the industry is, तो यहाँ पे हर्फिंडाल इंडेक्स नंबर आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग HHI इंडेक्स भी बोलते हैं। तो HHI इंडेक्स जो है वो शेयर का जो जितने भी शेयर्स है ना उनका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हमारे पास निकल आता है HHI इंडेक्स। तो 5 शेयर्स हैं, तो इनका HHI इंडेक्स जो है, हर्फिंडाल इंडेक्स, जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, ठीक है, 1000, 2000, 5500 या 7500। तो निकालना कैसे है, बहुत इजी है। जितने भी HHI इंडेक्स कैसे आता है हमारे पास, जितने भी फर्म्स हैं, जैसे फर्म्स 1 का शेयर है, 1 फर्म्स का शेयर है उसको स्क्वायर कर दो, फिर सेकंड फर्म का शेयर है उसको स्क्वायर कर दो, फिर थर्ड उसको स्क्वायर कर दो एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फर्म्स का स्क्वायर है दैट इज 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर एंड देन 30 एंड देन 20 और फिर है हमारे पास 10, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2500 आ जाएगा एंड इधर 1600 प्लस 900 और इधर हो गया 400 और ये हो गया 100, ठीक है। तो इसको टोटल काउंट करने में 2500, 1640, 100, दैट इज 5100, दैट इज 5000, मतलब उसके बाद 5400 एंड 5500, तो 5500, ठीक है, जो राइट आंसर है ये। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। तो जो वैल्यू है HHI की ये भी वेरी करती है 0 to 1, लेकिन बात ये है कि ये 0 से लेके 10,000 तक, ठीक है, 10,000 की रेंज तक वेरी कर सकती है। तो रेंज का कहने का मतलब है 0 और 1, यहाँ पे 0 तो 0 ही है, लेकिन 1 जो है वैल्यू, उसकी वैल्यू 10,000 तक वेरी कर सकती है, ठीक है। जैसे जो पॉइंट्स है, जैसे इफ होली परसेंटेज आर यूज्ड द इंडेक्स नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 10,000 पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे 10,000 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एज पर क्लासिकल थ्योरी सेविंग इज, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेविंग क्या है, या फिर सेविंग किस पे डिपेंड करती है, एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। देखो लेवल ऑफ इनकम तो मानता नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो इसमें या तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो सेविंग क्या है क्लासिकल के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, या फिर जो डिमांड एंड सप्लाई कह लो या फिर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कह लो, ठीक है। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेविंग के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग भी साथ साथ बढ़ेगा, पॉजिटिवली रिलेटेड है। सो दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ द डिमांड फॉर गुड इज इनइलास्टिक, डिमांड फॉर गुड्स है इनइलास्टिक, एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस, और प्राइस में इंक्रीज आ जाता है, विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर, अभी एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिमांड इनलास्टिक है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज
रिमेन दिस सेम या बिकम जीरो। ठीक है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, डायग्राम से समझना पड़ेगा ये वाले टेबल से। ठीक है, यहाँ सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक। तो जब लेस इलास्टिक है तो तब क्या है, ये एक्सपेंडिचर बता रहा है इस साइड और इस वाई एक्सिस पे प्राइस। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो किस केस में हो रहा है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक है। ठीक है, और तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज इनइलास्टिक। मतलब इनइलास्टिक होने पे प्राइस जैसे ही बढ़ेगा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, दैट इज इंक्रीज। ठीक, एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। और मान लीजिए अगर ये मोर इलास्टिक होता तो एक्सपेंडिचर की दैट इज प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो जाता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ। तो मार्केट फेल क्यों हो सकता है, किस कंडीशन में मार्केट फेल हो सकता है। ठीक, चार ऑल्टरनेटिव है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सटर्नैलिटी, एंड उसके बाद पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। ठीक, पब्लिक गुड्स या प्राइवेट गुड्स में से एक ही होगा, एक ही केस में मार्केट फेल होगा। ठीक, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जैसे मोनोपोली वगैरह है, यहाँ एक्सप्लोटेशन होता है तो मार्केट फेल हो जाता है, मार्केट मैकेनिज्म एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, ये करेक्ट है। एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है, ये बिजनेस एक्टिविटीज को या कंज्यूमर की एक्टिविटीज को इफेक्ट करती है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और पब्लिक गुड्स, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, तो ये भी इससे मार्केट फेल हो जाता है। प्राइवेट गुड्स में प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं तो इससे मार्केट फेल नहीं होता। ठीक है, तो ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, जिससे मार्केट फेल हो जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नैलिटी है, मार्केट कंट्रोल है, पब्लिक गुड्स, मार्केट कंट्रोल मतलब जैसे मोनोपोली वगैरह, एंड इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अगेन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। नंबर वन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, प्रॉफिट एज अ डायनेमिक सरप्लस। प्रॉफिट एज अ डायनेमिक सरप्लस किसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चार इनोवेशन है कॉन्सेप्ट, अनसर्टेनिटी बियरिंग, दैट इज प्रॉफिट रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग, और प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पावर। ठीक, सो सारे ही जितने भी ऑप्शंस है सब रिपीटेड है। डायनेमिक सरप्लस किसका कॉन्सेप्ट है, जेबी क्लार्क। इनोवेशन, शुम्पीटर। ठीक है, अनसर्टेनिटी बियरिंग, नाइट, और मोनोपोली पावर, किल की। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट का है फोर्थ, फर्स्ट का ऑप्शन है फोर्थ, सेकंड का ऑप्शन है वन, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डैश बाय द। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो दो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से दो वेरिएबल है, मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी ऑफ लेबर वेज, वेज प्राइस, या टोटल प्रोडक्ट वेज रेट। ठीक है, तो वेज रेट वगैरह तो कोई लेना देना नहीं है, इसको तो हटा दीजिए। तो मेनली यहाँ पे जब वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है उसको प्राइस से, मतलब एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ठीक है, यार कोई हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस भी। सो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट। ठीक, तो सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय पी या फिर ए आर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज वन का, मतलब पार्ट वन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन कॉफ डॉगलस इसलिए बार बार डाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नंबर वन है, इट इज लीनियर फंक्शन, इट इज होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन फर्स्ट डिग्री, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो आपको दिखा होगा लीनियर फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, जिस रेट में इनपुट बढ़ता है उस रेट में आउटपुट भी बढ़ता है। सो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है फर्स्ट डिग्री, अब इसका मतलब भी वही है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है,
तो जिस रेट में आप इनपुट बढ़ा रहे हो उसी रेट में आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है फर्स्ट डिग्री। और उसके बाद है इट टेक्स अंडर दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल। तो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक, चलिए तो कुल मिला के आपके 25 में से मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, अगर याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी देख लीजिएगा कि इस 25 में से आप लोग कितने सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, कितना आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे क्वेश्चंस जो सुपर श्योर की कैटेगरीज में आती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।